हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का इस ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारा डेली क्विज 18 का वीडियो सॉल्यूशंस होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपने ऐप को डाउनलोड किया होगा और वहां पर जाकर आपने टेस्ट को दिया होगा। ये उसी टेस्ट का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे और आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपकी रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होता है एग्जाम देने का वो आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं इस 18 क्विज के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है। सबसे पहले बात करते हैं एफटीपी की। तो एफटीपी है क्या, ये पूरी कहानी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो आपकी इसकी फुल फॉर्म तो हो गई दोस्तों। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको अपना आंसर तो मिल गया है। लेकिन ये है क्या दोस्त? जब भी हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट का मतलब है जालों का जाल, महाजाल, जी का जंजाल, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। या इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ये है हमारे इंटरनेट की फुल फॉर्म। करेक्ट है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट वास्तव में है क्या। दोस्तों, इंटरनेट कुछ नहीं है, जुड़े हुए नेटवर्क का समूह है। जब खूब सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं तो नेटवर्क कहलाता है, और जब खूब सारे नेटवर्क जुड़ते हैं तो इंटरनेट कहलाता है। अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि साहब कोई इंटरनेट चला रहा है, तो एक्चुअली में वो इंटरनेट पर कुछ सर्विसेज होता है, कुछ सेवाएं होती है, वो चला रहा है। जैसे कि पहली सर्विस होती है वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब होता है वेबसाइट चलाना। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने वेबसाइट चलाई होगी। तो वेबसाइट चलाने वाली सेवा को हम लोग कहते हैं वेब सर्विस, जिसमें एक बंदा क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउजर की सहायता से वेबसाइट को चलाता है। दूसरी जो इसकी सर्विस है दोस्तों, वो है फाइल ट्रांसफर सर्विस। फाइल ट्रांसफर सर्विस आपको ये अलाउ करती है कि इंटरनेट पर आप एक स्थान से दूसरे स्थानों पर फाइलों को अपलोड या डाउनलोड कर सके। और जब हम लोग फाइलों को अपलोड डाउनलोड करते हैं तो कुछ नियम काम आते हैं, उन्हीं नियम को हम लोग कहते हैं एफटीपी। तो एफटीपी किस सेवा के अंतर्गत आता है? तो आप कह सकते हो एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर सर्विस के अंतर्गत आता है। जब हम लोग इंटरनेट पर फाइलों का अपलोड डाउनलोड करते हैं, तब हमारे पास जो सर्विस है वो फाइल ट्रांसफर सर्विस है। और उस सर्विस के दौरान क्या नियम लागू होंगे, किस तरह से फाइल अपलोड या डाउनलोड होगी, वो बिहाइंड द स्क्रीन एक नियम आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करता है, जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एफटीपी क्या है और एफटीपी किस सेवा में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। तो पहले तो दोस्त हम लोग ये समझ लेते हैं कि डब्ल्यू है क्या। डब्ल्यू ये है क्या आखिर। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म मेरे हिसाब से आपको पता होगी, वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट है। दूसरा, इसे शॉर्ट के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, वेब भी कहते हैं। अब ये है क्या चीज, ये हमें समझना है। डब्ल्यू क्या है? एक सिस्टम है। एक सिस्टम है जहां पर हमारे जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होंगे। जहां पर हमारे पास कुछ फाइलें होंगी जो आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, तो हम लोग कहते हैं कि एक सिस्टम जहां पर इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं दोस्तों? मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल है और एक और फाइल है। कुल मिलाकर हमारे पास में खूब सारी फाइल है। मैंने आपके लिए 3 फाइल दिखाई है। इस फाइल में कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो या वीडियो हो सकते हैं। करेक्ट है। तो हमारे पास फाइलें हैं जिसके अंदर आपकी कोई भी जानकारी टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में हो सकती है। अब ये सारी जो फाइलें हैं जिसके अंदर सारी जानकारी ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के रूप में है, ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब आप एक पेज से शुरुआत करके अन्य पेज पर जा सकते हो। तो एक पेज से शुरुआत करके दूसरे पेज पर जाना,
इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। कि सर यहाँ पर कहीं भी मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। इसी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग शॉर्ट में या आम भाषा में कहते हैं वेब पेजेस। क्या कहेंगे? वेब पेजेस। तो हमारे पास खूब सारे पेजेस हैं जहां पर जानकारी है और ये सारे पेजेस इंटरलिंक्ड है। जब यूजर किसी भी एक पेज को ओपन कर लेता है और वहां पर वो कहीं भी क्लिक करे और वो कहीं और चला जाए, इसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है आपको ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर खूब सारे पेजेस होंगे, वेब पेजेस, और आप इन एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेजेस पर जा सकते हो। इन्हीं वेब पेजेस का जो कलेक्शंस है, इस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेबसाइट। तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेबसाइट का कलेक्शन है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट में वेब भी कहते हैं, ये कुछ नहीं, एक सिस्टम है जहां पर खूब सारी फाइलें रखी हुई है और इन फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक लिंक दे रखा है, हाइपर लिंक, या उनको हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं? तो बात करते हैं कि कई लोग इस www को इंटरनेट समझते हैं। नहीं दोस्तों, इंटरनेट का मतलब है बहुत सारे नेटवर्क का कनेक्शन कनेक्शन होना। और इंटरनेट पर हमारे पास खूब सारी सर्विसेज होती है, जिसमें से एक सर्विस आप कह सकते हो, एक सिस्टम है इंटरनेट पर, वो है www। ये इंटरनेट की एक सर्विस है, करेक्ट है, जिसमें हम लोग वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, अगर आम भाषा में बोलो तो कई लोग इसको वेब सर्विस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसको बनाया किसने है। तो बात करेंगे इसको सबसे पहले 1989 में, ठीक है, टिम बर्नर ली नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। जहां उन्होंने कहा था कि भैया सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगी और ये डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने की सुविधा होगी, जिसको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस कहेंगे, करेक्ट है। तो ये होता है www। अगर आम भाषा में इसको अलग चीजों में समझे तो वेब पेजेस का जो समूह है ये कहलाता है वेबसाइट, और वेबसाइट का जो समूह होगा उसको आप लोग www कह सकते हो, करेक्ट है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जिलों का समूह स्टेट बनता है और स्टेट का समूह कंट्री बनता है, उसी तरह से वेब पेजेस जब खूब सारे इकट्ठे होते हैं तो वेबसाइट कहलाती है। और दुनिया में हजारों वेबसाइट है, जब ये इकट्ठा होती है तो इसको हम लोग www कह सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, और इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं। तो सही आंसर होगा डी। अगले बात करते हैं कि कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट वो होती है दोस्तों जहां पर कोई भी एक व्यक्ति अपने पर्सनल फोटो, अपने पर्सनल विचारों को रखता है। तो सोशल मीडिया वेबसाइट को हम लोग कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। याद रखिएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग भी इसे कहा जाता है वेबसाइट, ठीक है, को ही सोशल मीडिया कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं सोशल मीडिया वेबसाइट की, तो ऐसी वेबसाइट जहां पर व्यक्ति अपने विचारों को रखता है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में रखे, चाहे वो इमेज के रूप में रखें, या चाहे वो वीडियो के रूप में रखें, करेक्ट है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसी वेबसाइट जहां यूजर जहां यूजर अपने विचारों को रखता है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। अगर छोटे रूप में रखा जाए तो ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग, और बड़े रूप में रखा जाए तो ब्लॉग, करेक्ट है। तो दुनिया में ऐसे कई वेबसाइट है जहां पर हम लोग संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को रख सकते हैं, वही होती है सोशल मीडिया वेबसाइट। तो फेसबुक है, ऑरकुट अब ये बंद हो गया, ये भी हुआ करता था दोस्तों, हमने बहुत काम में लिया है 2004 में। और बात करते हैं गूगल प्लस, ये भी आपका एक सोशल मीडिया ही है जहां पर जाकर आप लोग लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो जीमेल है, ये एक्चुअली में कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, ये एक ईमेल सेवा है जहां पर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मैसेज भेजेगा और वो मैसेज केवल उसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होगा और किसी को प्राप्त नहीं होगा। जबकि सोशल मीडिया में अगर आप कोई चीज रखते हो तो आपके जो भी फॉलोवर है या आपके जो भी जुड़े हुए हैं मीडिया से, वो सबको मिल जाएगा।
पर जीमेल ऐसा नहीं करता, ये 1-to-1 मैसेज के लिए होता है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, 1-to-1 मैसेजिंग के लिए होता है, 1-to-1 मैसेजिंग के लिए। करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा जीमेल। फिर बात करते हैं कि वेबसाइट के नाम में HTTP आता है। दोस्तों, वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं URL। करेक्ट है, मैं लिख देता हूं आपके लिए कि वेबसाइट के नाम को URL कहते हैं टेक्निकली। करेक्ट है। अब ये URL या वेबसाइट का नाम क्या है? दुनिया में हजारों वेबसाइट है दोस्तों, और जब भी हम लोग वेबसाइट को खोलते हैं, करेक्ट है, तो हमें बताना पड़ता है कि हमें कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है। उसके लिए हमें एक वेबसाइट का नाम तो चाहिए, उसी नाम को हम लोग कहते हैं URL। अब ये जो URL है, इसकी फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ताकि आप किसी वेबसाइट को अच्छे से पहचान सको, आप उसको चला सको। अब ये जो URL है, इसका लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर, संरचना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ URL की संरचना या स्ट्रक्चर, कि ये कैसे दिखाई देता है या कैसे लिखा जाता है। तो बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है HTTP, फिर आपके पास यहाँ कॉलन है, फिर 2 स्लैश आते हैं, और फिर कोई भी लिखा जाता है www, और आपने सपोज करो यहाँ लिख दिया है google.com। करेक्ट है, और आगे कुछ ना कुछ और लिखा जाता है। करेक्ट है, जैसे सपोज कर दिया हमने लिख दिया है home.html। ये एक एग्जांपल है। तो यूआरएल के अगर आप लोग पार्ट देखें, भाग देखें, तो ये है यूआरएल का पहला भाग, ये है हमारे यूआरएल का दूसरा भाग, ये है यूआरएल का तीसरा भाग, और ये है यूआरएल का चौथा भाग। अब ये जो पहला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं वेब प्रोटोकॉल। वेब प्रोटोकॉल क्या है ये? जब कोई भी वेबसाइट को चलाया जाता है, तो वेबसाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो वो कैसे जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या उसके नियम होने चाहिए, यही वो चीज समझाता है यूआरएल। www हमने अभी बात करी थी कि www को आम भाषा में समझने के लिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है, करेक्ट है, उनका ये समूह है। और हमें यही तो बताना है कि इस समूह में से हमें कौन सी वेबसाइट खोलनी है, google.com। और google.com के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, और हम किस पेज की बात कर रहे हैं? home.html की। तो ये है आपके पास वेब सिस्टम कह सकते हो, वेबसाइट का समूह कह सकते हो। ये चीज कहलाती है वेबसाइट नेम। वेबसाइट नेम, और अगर वेबसाइट नेम कहेंगे तो ये पूरा होगा, है ना? तो इसको स्पेसिफिकली मैं लिख देता हूं कि इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहेंगे? डोमेन नेम कहेंगे। और ये जो लास्ट में आता है दोस्तों, क्योंकि वेब बहुत सारे वेबसाइट है जो होती है, उनका समूह ही www है। इसमें से इस वेबसाइट को चलाना है, और इस वेबसाइट पर खूब सारे पेजेस हो सकते हैं, और किस पेज को चलाना है, तो यहां पर आता है हमेशा वेब पेज का नाम। वेब पेज का नाम कह सकते हो आप लोग, वेब पेज नाम कह सकते हो, या यहां पर आता है सर्च स्ट्रिंग। सर्च करने के लिए यहां पर कोई भी चीज आ सकती है, तो यहां पर सर्च स्ट्रिंग भी आ सकती है। तो ये है दोस्तों किसी भी वेबसाइट के नाम लिखने के भाग या यूआरएल लिखने के तरीका। तो हमसे यही पूछा गया है कि HTTP क्या है? ये एक वेब प्रोटोकॉल है। ये ही बताता है कि एक वेबसाइट सर्वर से होते हुए हमारे क्लाइंट कंप्यूटर, बोले तो मोबाइल पर कैसे पहुंचती है, क्या नियम होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 नियम काम में ले सकते हैं। कुछ वेबसाइट के आगे लिखा जाता है HTTP, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब ये नियम के माध्यम से वेबसाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो आपका जो डाटा होगा, जो वेबसाइट के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो सिक्योर नहीं होगा, नॉट सिक्योर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTP लिखा हुआ है, तो वो सिक्योर नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर एक नियम और बनाया गया है HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो लास्ट में एस आया उसका मतलब होगा सिक्योर। तो कई एग्जामों में पूछा जाता है कि एक्स का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। और ये जो नियम है ये काफी सिक्योर नियम है। जब ये जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लेके जाएगा तो आपका डाटा क्या रहेगा, सिक्योर। करेक्ट है। तो ये पूरी जानकारी, ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे संबंधित हमने लिख लिए। क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। ये कहता है एचटीटीपी क्या है, तो एचटीटीपी क्या है, होस्ट नहीं, वेबसाइट का नाम नहीं, प्रोटोकॉल है। ये क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल है, इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंध है। अब ये डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस को हम लोग पूरा, या डेटाबेस को ठीक है, डेटाबेस है क्या, चलो मैं डेटाबेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटाबेस है क्या। तो डेटा के बड़े समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। करेक्ट है, एक तो डेटाबेस हो गया। तो जब हम लोग बड़ा डाटा को मैनेज करने की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग कोई वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैकेंसी का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि भैया पटवारी की वैकेंसी है, और पटवारी में लाखों लोग हैं दोस्तों। ये लाखों लोग जब फॉर्म भरते हैं तो ये लाखों नाम देंगे अपने, लाखों पिताजी के नाम भी होंगे, लाखों रोल नंबर भी होंगे, लाखों स्कूलों के एड्रेस भी होंगे। तो आप देखें कि जब लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो कितनी जानकारी होगी जो हमारे बोर्ड को रखनी पड़ती है। अब इतनी जानकारी इकट्ठा जब होती है उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस को हाथों से या मैन्युअली मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कि एक एक स्टूडेंट के रोल नंबर, एक एक स्टूडेंट का एड्रेस, एक एक स्टूडेंट के आधार कार्ड नंबर, साइन, फोटो, पिताजी का नाम, इसके सेंटर का नाम, उसके मार्क्स, सबको हाथों से अगर मेंटेन करेंगे लिख लिख कर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो डेटाबेस के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। करेक्ट है। तो उसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस ये क्या है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से डेटाबेस बनाना बहुत ही आसान है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामों में पूछी जाती है डीबीएमएस की, तो मैं लिख देता हूं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम तो हर वह सॉफ्टवेयर जो बड़े डाटा को मैनेज करने के लिए, बड़े डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। दुनिया में बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अगर मैं बात करूं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम, सब कुछ नाम तो बता दो कि कौन कौन से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आते हैं। सामान्यतः एक आम व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती ना, लेकिन जैसे एसबीआई बैंक हो गई या किसी बोर्ड के बात करूं जो एग्जाम करवाता है, तो वहां तो जानकारी बहुत होती है, तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का रहेगा। दुनिया में सबसे बढ़िया जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो है ओरेकल, और ये बनाने वाली कंपनी का नाम भी क्या है, ओरेकल है। तो ये बहुत बड़ा डाटाबेस है। इसके अलावा एक आता है एमएस एक्सेस, और ये एमएस एक्सेस किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आते हैं डाटाबेस, लेकिन दो नाम तो आपको याद होने चाहिए। तो बात करेंगे कि इस क्वेश्चन की कि साहब कौन है जिसका संबंध डाटाबेस से नहीं है या संबंध है, तो जाहिर सी बात है एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका काम छोटे डाटा के लिए होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। वर्ड का काम है छोटे मोटे लेटर, आर्टिकल, नोट्स, नोटिस वगैरह बनाने के लिए। एमएस एक्सेस ही एक तरह का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस को संभालने वाला सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेस। और नोटपैड तो छोटे छोटे फाइल बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो छोटे छोटे नोट्स लिखने के लिए, ठीक है, जहां फोटो वगैरह कुछ नहीं हो, खाली टेक्स्ट लिखने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। वैसे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद एक सॉफ्टवेयर है। करेक्ट है। तो बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ गलतियां होती है दोस्तों, और हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं बनाता। मेरी आदत है कि मैं कभी क्वेश्चन नहीं बनाता। मेरा काम है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है उनको आप लोग एज इट इज लिख लो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो।
जैसे कि ये क्वेश्चन गलत है। करेक्ट है। एक्चुअली में क्वेश्चन अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेट ब्राउजर की। ठीक है, बात कर लेते हैं इंटरनेट ब्राउजर। ये इंटरनेट ब्राउजर है क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यह एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर वेबसाइट को चलाया जाता है, तो वेबसाइट चलाया जाता है। वेबसाइट चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्राउजर या इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर। करेक्ट है। तो दुनिया में अलग अलग कंपनियों ने वेब ब्राउजर बनाए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर ब्राउजर के नाम, सब कौन कौन सी कंपनियों ने ब्राउजर बनाया है और कंपनी का नाम क्या है। तो आप जो मैं सबसे कॉमन है जो आप लोग काम में लेते हो वो है क्रोम, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है गूगल। उसी तरह से एक आता है सफारी, और ये आपको एप्पल के लैपटॉप वगैरह में मिल जाएगा क्योंकि ये एप्पल कंपनी ने ही बनाया है। करेक्ट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर हालांकि ये बंद हो गया, और ये किस कंपनी की देन थी, ये थी माइक्रोसॉफ्ट की। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजर आना चाहिए था। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करके इसके स्थान पर एक नया लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी क्वेश्चन इन दिनों पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए ब्राउजर का नाम क्या है। वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके अलावा और भी कई सारे ब्राउजर आते हैं जैसे कि फायरफॉक्स हो गया और ओपेरा हो गया। करेक्ट है। टोर हो गया, ब्रेव हो गया, हजारों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। करेक्ट है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि भैया इसमें से ब्राउजर नहीं है, तो क्रोम ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है और सफारी भी ब्राउजर है। तो ये गूगल प्लस कोई ब्राउजर नहीं है, ये एक सोशल मीडिया है। जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक होता है वैसे ही गूगल ने भी एक सोशल मीडिया बनाया है जिसका नाम है गूगल प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गूगल प्लस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इथरनेट संबंधित है। चलिए पहले इसको भी समझ लेते हैं, इथरनेट है क्या। इथरनेट को समझने के लिए दोस्तों पहले आपको जरूरत पड़ेगी लैन को समझने की। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने LAN लैन को तो सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लैन है क्या। लैन का मतलब है कुछ कंप्यूटर का जुड़ाव, मतलब करीबन करीबन 50-100 कंप्यूटर आप मान सकते हो, या 10 कंप्यूटर का जो जुड़ाव होता है, कुछ कंप्यूटर के जुड़ाव का, ये जो कि एक बिल्डिंग तक होते हैं या एक छोटे से एरिया तक है। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, छोटे एरिया में स्थित कंप्यूटर का जुड़ाव। अगर छोटा सा एरिया है, कोई कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, जहां पर 15-20 कंप्यूटर जोड़े गए हैं, उसी को हम लोग लैन कहते हैं। लैन दोस्तों, हो सकता है कि कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर लैन जो है हम लोग पढ़ते बहुत है लेकिन कभी प्रैक्टिकली देखी नहीं है। तो मैं इनको कई बार कहता हूँ कि आपने लैन को पढ़ना छोड़ो, आपने लैन को बनाया है। अब वो कहते हैं सर हमें तो पता भी नहीं है कि हमने कब लैन बनाई। जब भी आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ते हो तब लैन बनती है दोस्तों। अब आप कहोगे सर हमने कब जोड़े हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। लैन को बनाने के दो तरीके हैं। करेक्ट है। पहला तरीका है तारों से लैन को बनाना, तारों से कंप्यूटर को जोड़ना। इसे कहते हैं वायर्ड लैन। क्या कहेंगे, वायर्ड लैन, जहां तारों से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। और कभी कभी हम लोग बिना तारों के कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो कहलाती है वायरलेस लैन। आपने कभी तारों से तो शायद हो सकता है कि आपने नहीं जोड़ा हो, पर वायरलेस आपने कंप्यूटर को जोड़ा है, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो मेरे हिसाब से आपने कभी ना कभी कोई ना कोई वाईफाई या तो किसी को दिया होगा या तो वहां से ज्वाइन किया होगा, हॉटस्पॉट वगैरह, है ना। तो यही होता है लैन। जब आप
किसी अन्य वाईफाई से जुड़ जाते हो तो आप उसका इंटरनेट काम में ले सकते हो। अब वाईफाई में तार नहीं होते, जहां तार नहीं होते तो होता क्या है, वहां होती है तरंग। तो कई एग्जामों में पूछा जाता है कि वायरलेस जो होता है, वाईफाई जो होता है, वायरलेस जो लैन होती है, उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है। दोस्तों, उसमें तरंगों का उपयोग होता है रेडियो वेव। और ये किस प्रकार की वेव है? ये एक विद्युत चुंबकीय वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग तरह की होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव, इंफ्रारेड, बहुत सारी है विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें से रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। और ये जो तारों वाली लाइन है दोस्तों, इसको हम लोग टेक्निकली नाम देते हैं इथरनेट। इथरनेट कोई बड़ी चीज नहीं है। जब तारों के माध्यम से कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो उसी को आप इथरनेट कहते हो। और हमसे यही पूछ रहा है कि इथरनेट का संबंध किससे है? लैन से। तो हमने तो सारे आसपास के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है जो कि नहीं है। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या? तो ऐसी भाषा, मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसी भाषा जिसमें जिसमें प्रोग्राम बनते हैं। अब आप कहोगे सर प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को आप लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हो। तो ऐसी भाषा जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आपको सर उदाहरण बता दीजिए। तो मेरे सामने आपने जरूर सुना होगा, सी भाषा होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन होती है। ये सभी भाषाएं हैं। हम इंजीनियर इन भाषाओं को सीखते हैं और सीखने के बाद में हम इन भाषाओं में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं। इनको कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। तो हमें यही पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो हो सकता है कि आप नॉन टेक्निकल हैं, आपने इंजीनियरिंग नहीं करी है, तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फॉक्स प्रो भी है और पर्ल भी है। लेकिन आज के इसी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ओरेकल ये एक डाटाबेस वाला सॉफ्टवेयर है, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, डाटाबेस वाला सॉफ्टवेयर है। करेक्ट है? तो हमारा आंसर डी हो जाए। करेक्ट है। अगले वाले की बात करते हैं कि कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन तारों पर बात करने या इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस की जहां पर हमारे पास में दो कंप्यूटर है और ये दोनों कंप्यूटर टेलीफोन तार, करेक्ट है, हो सकता है कि हमारे घरों में टेलीफोन भी हो, ये वाला बेसिक फोन जो होता है ना, टेलीफोन, ये हमारा हो गया बेसिक फोन। ठीक है। तो बेसिक फोन का जो तार होता है, उसी में एक डिवाइस हम लोग लगाकर, हम लोग टेलीफोन के तार में ये डिवाइस लगाकर हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिवाइस आखिर कौन सी है। दोस्तों, ये जो डिवाइस है जिसके माध्यम से टेलीफोन के तारों के अंदर इसको जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से दो कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। अब ये जो मॉडेम है, इसकी आंसर तो आपको मिल गया होगा। मॉडेम पर और क्या क्वेश्चन बनते हैं? मॉडेम एक्चुअली में दो शब्दों से मिला एक शब्द है, जहां एम ओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। करेक्ट है। आप कहोगे सर ठीक है, मॉडेम की अगर फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर है, तो ये मॉड्यूलेटर है क्या और ये डी मॉड्यूलेटर है क्या? चलो इसको भी समझ लेते हैं, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर है क्या। तो बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है दोस्तों, 01 पर काम करता है और 01 को हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। आम भाषा में क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल। अब ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। तो मेरा कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर पर काम कर रहा है, डिजिटल सिग्नल पर जो काम कर रहा है, ये सिग्नल को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब बिजली, उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग इसके माध्यम से भेजते हैं। तो जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, इसी काम को करने के लिए जो चीज चाहिए वो होगी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का काम है 0 1 को करंट में बदलना, या टेक्निकली बोले तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, एनालॉग सिग्नल में बदलना। करेक्ट है। जब ये एनालॉग सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हुए जाएंगे, तो जो रिसीवर होगा, जो प्राप्त करता होगा, वो वापस क्या करेगा, ये उसको तो भाई एनालॉग प्राप्त होंगे और ये एनालॉग को वापस किस में बदल देगा, डिजिटल में। करेक्ट है। तो सेंडर को चाहिए होता है मॉड्यूलेटर और रिसीवर को चाहिए होता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर उल्टा काम करता है, ये एनालॉग जो सिग्नल होंगे, जो हमारी करंट होगी, उसको वापस किस में बदल देगा, 0 1, ताकि कंप्यूटर उस पर काम कर सके। जब कभी भी ये सेंडर बनेगा तो इसको भी मॉड्यूलेटर चाहिए होगा, और ये रिसीवर बनेगा तो इसको भी क्या चाहिए होगा, डीमॉड्यूलेटर। तो कुल मिलाकर दोनों ही कंप्यूटर को मॉडेम की आवश्यकता होगी। तो यह है दोस्तों मॉडेम की पूरी कहानी। इस पर राजस्थान और सेंटर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। अभी भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटरनेट ब्राउजर। आप चाहो तो इसको वेब ब्राउजर भी कह सकते हो। तो यह आंसर हो जाएगा ए। अब इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, तो मैं आपको यहां से एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर वो हमसे पूछे कि दुनिया का प्रथम ब्राउजर कौन सा था, प्रथम ब्राउजर का नाम क्या था जो सबसे पहले बना था दोस्तों, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया का प्रथम ब्राउजर का जनक कौन था, तो उसका नाम सुनते आपको पता चल गया होगा। वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। करेक्ट है। फिर बात करेंगे, तब ये जो ब्राउजर है, दुनिया का पहला तो पता चल गया, लेकिन ये था टेक्स्ट ब्राउजर, इसमें केवल अक्सर नजर आते थे। फिर बनाया गया दुनिया का प्रथम ग्राफिकल ब्राउजर। अब ग्राफिकल ब्राउजर वो होता है जिसमें ऑडियो वीडियो या चित्रों को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर वो हमसे पूछे पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है ER वाइस। लेकिन ये कम पॉपुलर था, इसीलिए जब अगर क्वेश्चन में ER वाइस दे रखा हो तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं था। एक था जो इससे भी पॉपुलर था, वो था मोज़ैक। तो जब भी इसका क्वेश्चन आता है कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, तो हम लोग या तो ER वाइस पर टिक करते हैं या मोज़ैक पर, दोनों में से एक ऑप्शन वो हमें देगा। फिर बात करते हैं सर भारत के प्रथम ब्राउजर की। भारत के प्रथम ब्राउजर की भी बात कर लेते हैं कि भारत का पहला ब्राउजर कौन सा था जो भारत वालों ने बनाया था, उसका नाम था एपिक। ये जो एपिक ब्राउजर है, ये भारत में बनाया गया था दोस्तों, भारत में निर्मित आप कह सकते हो पहला ब्राउजर है। तो वैसे तो जनरली जो ब्राउजर हम लोग काम में लेते हैं, क्रोम वगैरह, ये सब गूगल कंपनी के हैं और ये बहुत ही बड़ी कंपनियों के हैं ब्राउजर। करेक्ट है। लेकिन एपिक जो है वो हमारे भारत का ब्राउजर है। करेक्ट है। तो आप कह सकते हो कि सब एपिक ब्राउजर भी काफी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इसका इतना चलन नहीं है, क्योंकि मोस्टली केस में हम लोग क्या चलाते हैं, फोन चलाते हैं और फोन में गूगल होता है। इसी वजह से गूगल का ब्राउजर जो क्रोम होता है, ठीक है, वो आपका जो ज्यादा काम वो उसी से पड़ता है। करेक्ट है। चलिए तो बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जामों में आते हैं। और यहाँ पर आपने आज देखा होगा कि मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस है वो इंटरनेट से ले रखे हैं। तो ये जो डेली क्विजेस होते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में सभी सब्जेक्ट को कवर करता है, सभी फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर करता है।
करेक्ट है। और एक जानकारी और भी दे देता हूँ कि ये जो एपिक ब्राउजर है इसको 2010 में बनाया गया। काफी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं साहब ये कब बनाया गया, करेक्ट है। तो 2010 में इसको बनाया गया। बनाने वाला क्योंकि ये इंडियन है तो हमें नाम पता होना चाहिए। नाम है आलोक भारद्वाज। आलोक भारद्वाज उन्होंने इसको बनाया, करेक्ट है। तो कुल मिलाकर आपको ये आइडिया पूरा मिल गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये टेस्ट को सीरियसली कर रहे होंगे क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलता है दोस्तों। और आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं करी है तो। और अगर आप सीधा यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को भी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।